हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी मेगा स्पोर्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, यानी कि हमारे मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स की डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मेगा स्पोर के हेल्प से हम एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि आज की जो हमारी टॉपिक है दैट टॉपिक इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। This is mega gametogenesis. ठीक है, दिस इज आवर न्यू टॉपिक दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हम मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन को क्लियर कर दूं कि मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक मेगा स्पोर बनाया था, ठीक है। ये मेगा स्पोर जब डेवलप होकर फाइनली एम्ब्रियो सैक बन जाता है, यानी कि हमारा मेगा स्पोर जब फाइनली एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, और एम्ब्रियो सैक क्या होती है? फीमेल गैमेटोफाइट हम एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। तो जब ये इसमें डेवलप हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपना डेफिनेशन रेडी करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहां पर एक टर्म यूज करेंगे हम, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगा स्पोर is called mega gametogenesis. It is known as mega gametogenesis. इसी प्रोसेस को हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं ना। तो हमारा जो डेफिनेशन है, हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको किस तरह से लिख सकते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें मेगा स्पोर की सहायता से फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक भ्रूण पोष को विकसित किया जाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस जो हमारी प्रोसेस है वो देखा जाए तो इसका जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है, बेसिकली 3 तरह का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे ये जो मेगा स्पोर्स थे, ये मेगा स्पोर फाइनली डेवलप होंगे और डेवलप होकर के किस में बदलने वाले हैं? एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो हमारा ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बेसिकली 3 तरह से हो सकता है। हम इस डेवलपमेंट को नंबर 1 मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। नंबर 2 इट कैन बी नोन एज बाइस्पोरिक, एंड नंबर 3 इट कैन बी नोन एज टेट्रास्पोरिक, ठीक है। ये हमारे 3 तरह की डेवलपमेंट होती है, लेकिन 70% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, हमारे जो एंजियोस्पर्म्स का परिवार है उसमें 70% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे 70% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन 70% एंजियोस्पर्म्स में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। क्या मतलब हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का? मैंने आपको बताया अभी कि 70% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है उनमें, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की मदद से वो एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। यानी कि हमारी मेगा स्पोर्स जो है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है, और यही एक लौता सिंगल न्यूक्लियस डेवलप करके हमारे लिए क्या बना रहा है? एम्ब्रियो सैक। तो जब एक सिंगल न्यूक्लियाई डेवलप होकर हमारे लिए एम्ब्रियो सैक बनाता है, देन दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हमारे 70% एंजियोस्पर्म्स में, और हमारा जो सिलेबस है क्लास 12th में जो आपको पढ़ाया गया है, दैट इज अ काइंड ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हमारे सिलेबस को हम काउंट करेंगे, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को लीड करेंगे हम, और हम बनाएंगे हमारा एम्ब्रियो सैक बाय द हेल्प ऑफ मोनोस्पोरिक मेगा स्पोर, ठीक है। तो चलिए अपने आगे की स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं, एंड वी विल प्रोसीड विद द मोनोस्पोरिक मेगा स्पोर डेवलपमेंट, और वो मेगा स्पोर फाइनली डेवलप होकर हमारे लिए बनाने वाला है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोसेस नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेगा स्पोर है दिस इज आवर मेगा स्पोर, ठीक है। और ये जो हमने टेट्राड बनाया था उस टेट्राड में से 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर हमारे पास बचा हुआ होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर मेगा स्पोर जो हमने लास्ट क्लास में बना लिया था। मेगा स्पोर
अब क्या होता है कि इस मेगास्पोर में पहला माइटोटिक डिवीजन होता है, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होता है और पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेंगे और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद इनके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और इस स्टेज को हम कहते हैं 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। अगेन हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी एंड वी आर हैविंग सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। फिर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इसमें फिर से जब सेकेंड टाइम माइटोसिस होगी, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो हमारे 4 न्यूक्लियस बनकर दिखेंगे, देयर विल बी 4 न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है अभी, यानी कि अभी सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और अभी तक हमने क्या देखा है, हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्रीली, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। इसके बाद हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और होगा थर्ड माइटोसिस, यानी कि थर्ड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा और तीसरे माइटोटिक डिवीजन में न्यूक्लियस जो होंगे वो मूव करेंगे अपने ओरिजिन की तरफ और न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये 4 से 8 हो जाएंगे, हमारे न्यूक्लियस का नंबर कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये 8 न्यूक्लियस कैसे अरेंज होंगे हमारे इस एम्ब्रियो सैक में, वो हमें देखना है। तो हमारे 8 न्यूक्लियस में से हमारे 3 न्यूक्लियस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ सेपरेट हो जाते हैं और इस इंड की तरफ यानी कि कैलेजल इंड की तरफ ये मूव कर जाते हैं और जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर कैलेजल इंड की तरफ डेवलप होते हैं उस तरह के सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल। तो हमने क्या देखा, हमारा ये कैलेजल इंड की तरफ जो सेल है दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा 3 न्यूक्लियस फिर से सेपरेट हो जाता है विद द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस हमारे जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर 2 जो ये आप नीचे का जो 2 सेल देख रहे हैं, 2 सेल्स आर टुगेदर नोन एज साइनर्जिड सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, साइनर्जिड सेल, ठीक है। ये दीज आर नोन एज साइनर्जिड्स और ये जो है दिस इज नोन एज एग सेल, ये हो गया एग। तो हमारे अभी तक 6 न्यूक्लियस हमने साइटोप्लाज्म के साथ अरेंज कर दिए, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ ही था, उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है और हमारे सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बच जाते हैं हमारे 2 न्यूक्लियस। तो ऊपर में हो गया 3, नीचे में हो गया 3, दैट इज टुगेदर 6 और बीच में बचे होते हैं हमारे 2 न्यूक्लियस एंड दीज 2 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय अ सेल। ये 2 न्यूक्लियस एक सेल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर में ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं दीज 2 न्यूक्लियस आर टुगेदर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई जिस सेल से सराउंडेड होता है दैट सेल, दिस पार्टिकुलर सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल। हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल। दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल। यानी कि अभी आपने क्या देखा, तीसरी माइटोसिस के बाद हमारे एम्ब्रियो सैक में आपको देखने के लिए मिला हमारे 3 न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ हमारे कैलेजल इंड की तरफ जो प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। उसके बाद से जो हमारे माइक्रोपाइल इंड की तरफ प्रेजेंट है वो है साइनर्जिड, साइनर्जिड का नंबर है 2 और बीच में आपको दिख रहा है एक एग सेल, है ना। तो जब हम साइनर्जिड और एग सेल इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, व्हेन साइनर्जिड एंड एग सेल दीज 2 आर टेकन टुगेदर, जब आप इस तीनों को एक साथ लेंगे यानी कि 2 साइनर्जिड और एक एग सेल, जब हम इन तीनों को एक साथ लेंगे तो ये कहलाते हैं एग एपरेटस।
इट इज नोन एज एग एपरेटस। ठीक है, तो ये हमारे एग एपरेटस हो गए। तो एग एपरेटस हो गया, हमारे दो साइनर्जिड सेल हो गए। एक होती है हमारी सेंट्रल सेल जो बीच में होती है। सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, और ये प्रेजेंट हो गया हमारा एंटीपोडल सेल। यानी कि हमारा एक मेगा स्पोर यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, कितने स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज और 7 सेल की फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, द एम्ब्रियो सैक विच वी फॉर्म्ड, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो एम्ब्रियो सैक बनाई है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। कितने सेल्स हैं इसमें, 7 सेल हैं। और हमारे एक मोनोस्पोरिक मेगा स्पोर, यानी कि एक मोनोस्पोरिक मेगा स्पोर से हमने जो एम्ब्रियो सैक बनाई, उस एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल हैं। और जो एम्ब्रियो सैक बनता है, चूंकि उसमें न्यूक्लियस की भी नंबर ज़्यादा है और सेल्स के भी नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम इस तरह के एम्ब्रियो सैक को एक नाम देते हैं, एंड द नेम इज पॉलीगोनम। This type of embryo sac is known as polygonum embryo sac। हम इस embryo sac को क्या कहते हैं, polygonum embryo sac कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये स्टेजेस देखे, कितनी बार माइटोसिस होने के बाद आपको मिला एम्ब्रियो सैक, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मीन्स कि एक मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में हमें 3 माइटोसिस प्रोसेस देखना होता है। 3 माइटोसिस होने के बाद हमें फाइनली हमारा एम्ब्रियो सैक मिल जाता है। और अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल्स हैं, इनका क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साइनर्जिड सेल की, जो हमारे एग सेल के नज़दीक है। साइनर्जिड हमारे पॉलन ग्रेन्स को एग के साथ फ्यूज होने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जब हम साइनर्जिड की बात करते हैं, तो साइनर्जिड के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। साइनर्जिड कंसिस्ट ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिलीफॉर्म, दीज आर नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉलन ग्रेन्स को हमारे एग सेल की तरफ खींचता है। इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो पॉलन ग्रेन्स को एग सेल तक लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके बाद एग सेल के साथ हमारा एक पॉलन ग्रेन फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही पहला पॉलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होते ही हमारे ये पोलर न्यूक्लियाई भी जो है वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे न्यूक्लियस का नंबर कितना है, 8। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जैसे ही पहला फर्टिलाइजेशन होता है, हमारे पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में दोनों मिल जाते हैं और ये मिलकर एक 2n स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ऑफ कोर्स दैट विल बी 2n स्ट्रक्चर, और तब जाकर ये फर्टिलाइजेशन के अगले स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉलन ग्रेन इसके साथ हो जाती है फ्यूज। उसी तरह से ये पोलर न्यूक्लियाई है, आपको पता है कि 2 पॉलन ग्रेन्स एक साथ एंट्री लेती हैं एम्ब्रियो सैक में। तो 2 पॉलन ग्रेन्स में से एक का फ्यूजन यहाँ होता है एग के साथ, और अगले का फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये इवेंट कहलाती है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, उसी के बाद आपको इधर दिख रहे हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स और साइनर्जिड फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है। एंटीपोडल सेल एक प्रोटेक्टिव सेल की तरह है फिलहाल। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, हमारे एंटीपोडल सेल्स और साइनर्जिड जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन का स्टेप, क्या है फर्टिलाइजेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको मिलेगी पॉलिनेशन की वीडियो, जिसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम आपको फर्टिलाइजेशन की वीडियो समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ही होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे।